हेलो एवरीवन। नाबा ग्रेड ए की प्रीलिम्स एग्ज़ाम रिसेंटली आने वाली है और उसके लिए हमने नवंबर मंथ का ईएसआई और एआईडी का वीडियो निकाला है, जहां पे पूरा फोकस रूरल इंडिया पे किया जाएगा। ये वीडियो हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसके पहले हमने नाबा ग्रेड ए प्रीलिम्स के लिए जुलाई टू अक्टूबर मंथ का वीडियो निकाला था और यहाँ पे उसमें हमने स्टैटिक फैक्ट्स ऑफ नाबार्ड भी कवर किए थे। सो यहाँ पे उस वीडियो के बाद यहाँ पे नवंबर मंथ आया है और यहाँ पे उस नवंबर मंथ के ईएसआई और एआरडी के रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। सो उसके लिए हमने ये वीडियो निकाला। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके साथ आपने बेस 200 एमसीक्यू का वीडियो भी देखना चाहिए, जहाँ पे नवंबर का पार्ट 1 और नवंबर का पार्ट 2 आ गया है और दिसंबर का पार्ट 1 हम जल्दी ही लाएंगे, जिससे यहाँ पे एग्जाम के पहले आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर सको। सदी जो ये बेस 200 एमसीक्यू के वीडियो है वो हम मंथली 2 पार्ट में लाते हैं, जिसका यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है 8 to 9 आवर्स और यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए रिसेंट मंथ को प्रायोरिटी देना चाहिए। और ये बहुत सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है, चाहे वो रेगुलेटरी हो, बैंक हो या फिर इंश्योरेंस हो। साथ ही यहाँ पे इस वीडियो के पीडीएफ की बात करें तो इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट के करंट अफेयर्स पैकेज में मिलेगा, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन बटन में आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईएसआरआईडी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब नाबा ग्रेड ए का पीडीएफ कोर्स प्लस मॉक टेस्ट का पैकेज हमने ऑलरेडी वेबसाइट और ऐप में डाला है, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, उसके साथ आपको एआईडी के स्टैटिक भी मटेरियल मिलेंगे, जहाँ पे आपको उसके पीडीएफ और उस पीडीएफ के बेसिस में मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये भी आपको बहुत ही कम प्राइस दैट इज 699 में मिलेगा, जहाँ पे अगर आप पार्टनर 10 का कोड यूज करो तो उस पे भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। सो क्लियर हो गया। सो चलिए अब हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The sustainable harnessing of fisheries in the exclusive economic zone rules were issued under which Indian Act? इसका आंसर बताया गया मैरीटाइम जोन्स ऑफ द इंडिया एक्ट 1976। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिसेंटली नए रूल्स निकाले गए, दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ द फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल्स 2025 और ये इशू है अंडर द टेरिटोरियल वाटर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 और इसके लिए जोग्राफिकल फोकस हमने रखा है ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और अभी लक्षद्वीप आइलैंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि पूरे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें से 49% ये एरिया कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पे नए रूल्स क्या है वो देखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह बोला गया कि जो भी मेकनाइज और मोटराइज फिशिंग सेल होते हैं जिनकी साइज 24 मीटर्स या फिर उससे ज़्यादा होती है, उन्हें एसएस पास की रिक्वायरमेंट रहेगी और वो उन्हें मिलेगा थ्रू द रियल क्राफ्ट सिस्टम, दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ द फिशिंग क्राफ्ट। साथ ही बोला गया कि ये इशू किया जाएगा अंडर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 और इसका एसेस आपको मिलेगा टिल 3 इयर्स और जब यहाँ पे ये एसेस एन होते रहेगा तो उसके 30 दिन के अंदर आपको उसे रिन्यू करना पड़ेगा। साथ ये बोला गया कि ये जो रियल क्राफ्ट है इसे इंटीग्रेट किया जाएगा विद एम्पेडा, दैट इज मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और यहाँ पे EIC, दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। इससे यहाँ पे फिश कैच सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट देना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रूल्स में ये भी बोला गया कि आपको कुछ फिशिंग प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे LED लाइट फिशिंग, देने पे पेयर ट्रॉलिंग, उसके बाद बुल ट्रॉलिंग वगैरह। और इसमें यह भी बोला गया कि जो आप फिश पकड़ रहे हो उसकी मिनिमम साइज कुछ है और यहाँ पे उसके नीचे के साइज की फिश आपको नहीं पकड़ना। इससे हमें फिक्स स्टॉक की डिक्लाइनिंग जो है वो रिस्टोर करना है। साथ ही यहाँ पे एक मदर एंड चाइल्ड वेजर का कंसेप्ट लाया गया, यानी कि जिससे मिड सी ट्रांसशिपमेंट हो। इसका मतलब कि यहाँ पे शिप को पोर्ट में आने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे सी के बीच में ही यहाँ पे छोटे शिप्स उन गुड्स को पोर्ट्स में लाएंगे। सो यहाँ पे इस तरह का मिड सी ट्रांसशिपमेंट किया जाएगा। उसके बाद यह बोला गया कि यहाँ पे जो भी फिश आप हमारे इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पकड़ोगे उसे इंडियन ओरिजिन के लिए कंसिडर किया जाएगा। साथ ही बोला गया कि सारे वेसल के पास यहाँ पे मैंडेटरी ट्रांसपोंडर होने चाहिए और यहाँ पे हर वेसल के लिए एक QR कोड आधार फिशर्स ID होगा। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस के लिए नवमित्रा ऐप का मेंशन किया गया, जिससे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का कम्युनिकेशन हो सके। साथ ही बोला गया कि फिशर्स को क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे पैसा लेंगे फ्रॉम द अंडर द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब यहाँ पे लास्ट में इंडियन कोस्ट लाइन की बात करें तो पूरा हमारा कोस्ट लाइन है 11,099 करोड़ और हमारा
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही यहाँ पे फिशिंग प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में सेकंड रैंक है और हमारी एक्सपोर्ट की वैल्यू है 60,000 करोड़। क्लियर हो गया आपको? यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द वाटरशेड महोत्सव इन विच इंडियन सिटी? इसका आंसर बताया गया गुंटूर आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, वाटरशेड महोत्सव ये गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ था और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुआ था, डेट इज वेंगलयापालम टैंक रिजुवनेशन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे ये महोत्सव का एम था कि हमें वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना है। साथ ही यहाँ पे और कुछ चीज़ें हुई, जिसके यहाँ पे डिजिटल भूमि पूजन हुआ ऑफ द डिफरेंट न्यू वाटरशेड वर्क्स। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट लोकार्पण हुआ, जहाँ पे जो कम्प्लीटेड वाटरशेड प्रोजेक्ट्स है उनके लिए किया गया। उसके बाद मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान के बारे में बताया गया, जहाँ पे जो डिग्रेडेड लैंडस्केप्स है उन्हें रिजुवेट करने का काम किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटरशेड जन भागीदारी कप के विनर्स भी बताए गए। आगे यहाँ पे वेंगलयापालम टैंक रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही बोला गया कि ये 150 ईयर ओल्ड टैंक है इन द वेंगलयापालम विलेज, जो कवर करता है 21 एकर्स इन द गुंटूर रूरल मंडल। और यहाँ पे इसके लिए कॉस्ट लगाया जाएगा 1.20 करोड़। साथ यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, साथ यहाँ पे सोचो कि जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो मोस्टली मानसून पे होता है, क्योंकि 70% ऑफ द एनुअल रेनफॉल तभी यहाँ पे दिखा जाता है। सो अब सोचो कि मानसून में हमारे पास तो बहुत पानी रहता है, लेकिन बाकी सीजन में नहीं। सो हमें वाटर स्टोर करने की जरूरत होती है। और यहाँ पे ये भी एक कंसर्निंग ट्रेंड है कि यहाँ पे जो वाटर अवेलेबल होगा पर कैपिटा यानी कि हर सिटीजन को, वहाँ पे डिक्रीज होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2021 में यहाँ पे फिगर था 1486 क्यूबिक मीटर, लेकिन 2031 में वो हो जाएगा 1367 क्यूबिक मीटर। सो इसलिए वाटरशेड प्रोजेक्ट की जरूरत है। नेक्स्ट अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट की बात करें तो उसका जो फेज 1 था वहाँ पे जनरेट हुआ है ₹19,454 करोड़ ऑफ द एनुअल फार्म इनकम, विच इज अप्रोक्सीमेटली 6.2 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फेज 2 जो होगा वह पे कवर करेगा 50 लाख हेक्टर्स। उसके बाद इसमें इंक्लूड होंगे 1220 प्रोजेक्ट्स। उसका आउटले रहेगा 12,972 करोड़। Which Indian state became the first to fully implement the amended BharatNet scheme by providing high-speed broadband connectivity to all ग्राम पंचायत? इसका आंसर बताया गया पंजाब। सब पंजाब बना है पहला स्टेट टू फुल्ली इम्प्लीमेंट अमेंडेड भारत नेट स्कीम, जहाँ पे उन्होंने सारे ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारत नेट स्कीम क्या है। देखिए, सबसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क लॉन्च हुआ था 2011 में और उसे फिर लेटर रीनेम किया गया एज भारत नेट प्रोजेक्ट इन 2015 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। और यहाँ पे ये हर ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रूरल टेलीकॉम प्रोजेक्ट है। साथ ही यहाँ पे इसके लिए पहले एम था कि ये यहाँ पे 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेंगे। ये अचीव होने के बाद यहाँ पे नया अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम लाया गया, जहाँ पे उनका एम था कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेंगे टू 2.64 लाख ग्राम पंचायत इन रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद यहाँ बोला गया कि जो भारत नेट प्रोजेक्ट है इसे पे फंड किया गया थ्रू द डिजिटल भारत निधि, जहाँ पे उस फंड ने रिप्लेस किया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। और यहाँ बोला गया कि ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। उसके बाद जो अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट है उसमें BSNL सर्व करता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क। क्लियर हो गया? अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, what percentage of tax or cess is levied on the construction cost and collected from employers to fund the construction workers welfare schemes? इसका आंसर बताया गया 1 to 2% टैक्स। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बताया गया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इवेंट हुआ था, जो एक 2-day कॉन्फ्रेंस था जिसे ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। और वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस का फोकस था कि हमें स्टेट्स को एंकरेज करना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से अलाइन करना है। और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में कुछ की लॉन्चेस भी हुए थे, जैसे कि डिजिटल लेबर चौक ऐप और BOCW सेस कलेक्शन पोर्टल। अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं।
देखिए डिजिटल लेबर चौक जो ऐप है वह अब एक तरह का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के एक्ट 1996 के तहत एक यहाँ पे BOCW सेल्स कलेक्शन पोर्टल भी खोला गया और उसमें यहाँ पे 1 to 2% ऑफ द टैक्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का यहाँ पे एम्प्लॉयर से लिए जाता है, जिससे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर स्कीम्स में वो लगाया जाता है। सदी उसके बाद यहाँ पे लेबर चौक फैसिलिटेशन सेंटर भी खोले जाएंगे जो यहाँ पे रिप्लेस करेगा अनसेफ इनफॉर्मल गैदरिंग पॉइंट्स फॉर वर्कर्स, और जहाँ पे कुछ फैसिलिटी दी जाएंगे उसके बाद यहाँ पे उन्हें वेलफेयर का एक्सेस दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देखी थी। आगे यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना। ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2025 में अप्रूव की थी और उसे लॉन्च की गई थी 15 अगस्त को। और यहाँ बोला गया कि इसमें ऐसे जॉब कर होंगे जो यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं फ्रॉम द 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027। आगे यहाँ बोला गया कि इसका इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी है EPFO, और अब इस स्कीम का आउटले है 99,446 करोड़ फॉर द 2 years, और हमारा टारगेट है कि अब 3.5 करोड़ जॉब जनरेट हो। The Ministry of Chemicals and Fertilizers recently withdrew the BIS issued quality control orders on how many petrochemical products with immediate effect. इसका आंसर बताया गया 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने 14 पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए BIS इशूड क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स विड्रॉ किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम इन द देडियापाड़ा टाउन ऑफ गुजरात। इन विच ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट वॉज दिस प्रोग्राम हेल्ड। इसका आंसर बताया गया नर्मदा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे एड्रेस किया था एट द देडियापाड़ा विलेज जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, और यहाँ पे उस दिन का ओकेशन था 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ट्राइबल लीडर द धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। सदी अब उन्होंने उसमें क्या क्या किया, देखिए सबसे पहले उन्होंने एक यहाँ पे श्री गोविंद गुरु चेयर एस्टेब्लिश की फॉर द ट्राइबल लैंग्वेज प्रमोशन सेंटर एट द बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है गुजरात। और यहाँ पे इसमें कौन कौन से लैंग्वेज सिखाए जाएंगे, सो देखो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, यहाँ पे ये सारे लैंग्वेज उसमें सिखाए जाएंगे। सदैव PM मोदी जी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी इक्विवेलेंट मॉडर्नाइजेशन स्कूल है उसके लिए गवर्नमेंट ने पिछले 6 सालों में 18,000 से भी ज़्यादा करोड़ एलोकेट किए हैं, और इससे ट्राइबल के एनरोलमेंट में 60% इंक्रीज दिखा गया। उसके बाद यहाँ पे धरती आभा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान हमने लॉन्च किया था, उसके अंडर यहाँ पे 60,000 से भी ज़्यादा विलेजेस ज्वाइन हुए हैं और उन्हें उसके थ्रू बहुत सारे फैसिलिटी मिली। उसके बाद यहाँ पे हमने 100 के आसपास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के आइटम्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंडर लाया है। साथ ही हमने श्री अन्ना को भी प्रमोट किया है जिसके बेनिफिट्स ट्राइबल फार्मर्स को मिले। अब यहाँ पे श्री अन्ना का मतलब है मिलेट्स, और यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रखा था 2023 को। सब इन सारी चीज़ों से ट्राइबल फार्मर्स को फ़ायदा मिला। उसके बाद यह बताया गया कि हमें PM मोदी ने गृह प्रवेश में पार्टिसिपेट किया है ऑफ द 1 लाख हाउसेज जो यहाँ पे बनाए गए अंडर द प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उसके साथ यहाँ पे 42 नए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स को भी इनोग्रेट किया गया, उसका कॉस्ट है 1900 करोड़। साथ ही यहाँ पे कुछ और इनोग्रेशन किए गए, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटेंसी सेंटर ऑफ द आसाम मेडिकल कॉलेज जो इन डिब्रूगढ़ आसाम, उसके बाद ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ इन इम्फाल मणिपुर। लास्ट में यहाँ पे गुजरात की बात करें तो उसके CM है भूपेंद्र भाई पटेल, उसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत, उसका कैपिटल है गांधीनगर, और इसमें नेशनल पार्क की बात करें तो है गिर और मरीन। क्लियर हो गया। Which Indian company signed an MOU along with the Indian Rice Exporters Federation and the Sargam Mushk Burji FPC to enhance the procurement and distribution of the Kashmir's aromatic Mushk Burji rice? इसका आंसर बताया गया सर्वेश्वर फूड्स। सो सर्वेश्वर फूड्स ने इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के साथ एक MOU साइन किया है जहाँ पे प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे द कश्मीर्स एरोमेटिक मुश्क बुर्जी राइस।
In the context of the India's healthcare and pharmaceutical retail initiatives, the first Amrit, that is affordable medicines and reliable implants for treatment outlet, was inaugurated on which year? इसका आंसर बताया गया 2015। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि अमृत फार्मेसी का 10th एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है और अब इसी दिन 10 नए अमृत फार्मेसी आउटलेट्स को भी इनोवेट किया गया। अब यहाँ पे अमृत की बात करें तो वो प्रोवाइड करता है लाइफ सेविंग और एसेंशियल मेडिसिन एट 50 to 90% डिस्काउंट। उसके बाद अभी पहले अमृत आउटलेट की बात करें तो वो यहाँ पे निकाला गया है ऑन द 15 नवंबर 2015, जहाँ पे वो निकाला गया था इन द एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है HLL लाइफ केयर लिमिटेड, जो एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब यहाँ पे इस इवेंट की बात करें तो इस इवेंट में हमने अमृत ITS इको ग्रीन वर्जन 2.0 लाया है, जो एक अपग्रेडेड इको फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद हमने यहाँ पे कस्टमाइज माई स्टैम्प रिलीज किया विद इंडिया पोस्ट और अब साथ ही हमने मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं वो पूछने के लिए 24/7 नेशनल कॉन्टैक्ट सेंटर भी निकाला। The Son of the Soil Awards conferred in Assam by Union Minister Sarbananda Sonowal were instituted in which year? इसका आंसर बताया गया 2016। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? तो देखो यहाँ बोला गया कि वे 5th बायनियल सन ऑफ द सॉइल अवार्ड्स 2025 दिए गए थे और उसे ऑर्गेनाइज किया था केरलुएट ने, जिसका वेन्यू था तेजपुर असम। और यह बोला गया कि यहाँ पे ये अवार्ड्स हर 2 साल में एक बार दिया जाता है और पहली बार दिया गया था 2016 को। उसके बाद यहाँ पे इसके अवार्ड कैटेगरी की बात करें तो वो है इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और यहाँ पे सोशल सेक्टर डेवलपमेंट अवार्ड। सदी पे केरलुएट के फाउंडर की बात करें तो वो है किशोर जयंता मधव, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी आसाम और ये सब इशू आता है 2007। क्लियर हो गया? Which renowned Indian environmentalist and Padma Shri awardee, popularly known as the Tree Woman of India, passed away at the age of 114 in Bengaluru, Karnataka? इसका आंसर बताया गया सरलू मारादा तिमक्का। सो ये थी पद्मश्री अवार्डी और उन्हें हम बोलते थे ट्री वुमन ऑफ इंडिया, वो अब नहीं रही। अब यहाँ पे इनकी बात करें तो इन्हें यहाँ पे और बुलाया जाता था वृक्ष माता यानी कि मदर ऑफ ट्रीज, और उन्हें टाइटल मिला था सरलू मरादा का। इसका मतलब रो ऑफ ट्रीज। उसका रीजन है कि उन्होंने हुलीकल से कुदर तक जो यहाँ पे 4.5 किलोमीटर का रोड है उसमें उन्होंने 385 बनाना ट्रीज लगाए। According to a recent report on India's national education policy, by which year does India need to achieve 86.11 million additional enrollments to meet its education target? इसका आंसर बताया गया 2035। सो अब बोला गया कि 2035 तक हमें यहाँ पे 86.11 मिलियन एडिशनल एनरोलमेंट करना होगा। उसके बाद ही हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एजुकेशन टारगेट अचीव होगा। और हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है 50% ऑफ द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। By which year has the Coffee Board of India set a target to double the country's coffee production to 7 lakh tons? इसका आंसर बताया गया 2047। सो बोला गया कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का टारगेट है कि भाई 2047 तक हमारे कंट्री का कॉफ़ी का प्रोडक्शन डबल होना चाहिए हियर टू 7 लाख टन्स। और अब कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके हेड है MJ दिनेश, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन बेंगलुरु और ये सब शुरू था इन 1942। The Government of India has granted a geographical indication tag to Ambaji White Marble belonging to which Indian state? इसका आंसर बताया गया गुजरात। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि अंबाजी मार्बल जो एक नेशनल स्टोन है उसे यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है बाय द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो आता है अंडर DPIT और वो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर यहाँ पे अंबाजी मार्बल की बात करें तो वो पाया जाता है इन अंबाजी टाउन इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात और यहाँ पे GI टैग होल्डर है अंबाजी मार्बल क्वेरी एंड फैक्ट्री एसोसिएशन। सदी आप बोला गया कि अंबाजी मार्बल ये एक मिल्की व्हाइट कलर का मार्बल होता है जो होता है मेनली ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक टाइप और इसका मेन कंपोजिशन है द कैल्साइट, जहाँ पे आपको कुछ माइनर इम्प्योरिटी भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल क्ले, माइका, क्वार्ट्ज, आयन ऑक्साइड्स। और हम यहाँ पे GI टैग की बात करें तो उसकी वैलिडिटी रहती है 10 साल के लिए
और फिर उसे आपको अगले 10 साल के लिए रिन्यू करना पड़ता है। लास्ट में जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है इन चेन्नई। साथ ही इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 2003। Which country has been unanimously re-elected to the Executive Committee of the Codex Alimentarius Commission for the Asia region? इसका आंसर बताया गया इंडिया। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया है ये समझने से पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद ही आपको बाकी के टर्म समझ में आएंगे। सो देखो, आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेड में फूड मटेरियल या फिर फूड प्रोडक्ट भी ट्रेड होते हैं, राइट। सो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को या फिर कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को यहाँ पे गंदे प्रोडक्ट्स या फिर गलत प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। सो यहाँ पे वो नहीं होने के लिए यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है और यहाँ पे उसे गवर्न करता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब यहाँ पे ये कमेटी क्या करती है, देखिए यहाँ पे ये कमेटी डिसाइड करती है कि यहाँ पे फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, यानी कि फूड कैसा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फूड में केमिकल या फिर पेस्टिसाइड का रेसिड्यू कितना होना चाहिए ये भी वो डिसाइड करता है। साथ ही यहाँ पे वो ये भी देखता है कि यहाँ पे फूड में जो लेबलिंग किया जाता है, यानी कि फूड में जो कंटेंट होता है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। उसके साथ वो गाइडलाइन देता है कि यहाँ पे फूड का हाइजीन क्या होना चाहिए और उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। आगे यहाँ पे फूड फ्रॉड और अल्ट्रेशन कम करने के लिए वो काम करेगा। साथ ही यहाँ पे फूड सेफली और फेयरली ट्रेड होगा उसके लिए भी काम करेगा। सो क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इस करंट अफेयर में क्या बोला गया। देखिए यहाँ बोला गया कि इंडिया को रिलेट किया गया है टू द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन फॉर द एशिया रीजन, जहाँ बोला गया है कि ये रिलेक्शन हुआ है ड्यूरिंग द 40th सेशन ऑफ द CAC और इसका वेन्यू था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर विच इज इन रोम, इटली। साथ ही बोला गया कि इंडिया यहाँ पे एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करेगा टिल 2027। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी में रह के क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहली बात, उसने ऐसे वर्किंग ग्रुप को चेयर किया है जिन्होंने रिसेंटली अचीव किया है अडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर द फ्रेश डेट्स। उसके बाद उन्होंने फ्रेश करी लीव्स के स्टैंडर्ड भी बनाए और वो एडॉप्शन के लिए फॉरवर्ड भी किए। आगे बोला गया कि इंडिया का एक अच्छा रोल है इन द कोडेक्स कमेटी ऑन द पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जहाँ पे ऐसे गाइडलाइन अडॉप्ट होंगे जिसमें हमें मिनिमम रेसिड्यू लिमिट्स कितनी रखनी है उसके बारे में पता चलेगा। उसके अंदर पे इंडिया ने सपोर्ट किया है टू रिड्यूस द अफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन इन पीनट्स। उसका बोला गया कि जो नाइट्रोजन टू प्रोटीन कन्वर्जन फैक्टर्स है उसके एडॉप्शन में भी इंडिया का हाथ था। नेक्स्ट है इंडिया कैश्यू कर्नल्स के स्टैंडर्ड के एडवांसमेंट के लिए भी पुश कर रहा है। अब हम यहाँ पे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। सो देखिए ये है इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी बाय द FAO एंड WHO। उसके साथ ये इम्प्लीमेंट करता है FAO और WHO का फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। सदस्य के चेयरपर्सन है एलान एजगेले। उसके बाद इसमें 189 मेंबर्स है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1963। क्लियर हो गया। Which Indian state secured the first position in the Best State category at the National Water Awards 2024? इसका आंसर बताया गया महाराष्ट्र। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिसेंटली 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स और यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी सेरेमनी हुआ था और वहाँ पे बोला गया कि नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था महाराष्ट्र, उसके बाद सेकंड गुजरात और थर्ड था हरियाणा। साथ ही यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट किया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसे यहाँ पे पहली बार रिप्रेजेंट किया था 2018 में। और यहाँ पे देखा जाता है कि वाटर कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और सस्टेनेबल यूज में कौन अच्छे एफर्ट लगा रहा। साथ ही यहाँ बोला गया कि स्टेट्स के साथ यहाँ पे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया गया, जिसमें यहाँ पे ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट जोन में खारगोन, आउटर से यहाँ पे नॉर्थ जोन में मिर्ज़ापुर, उसके बाद यहाँ पे साउथ जोन में द तिरुनेवेली और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जोन में सेपाही जाला। साथ ही यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो उसमें रैंक 1 में आता है नई मुंबई। उसके बाद बेस्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड कैंपस में IIT गांधीनगर और यहाँ पे ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को अवार्ड मिला। उसके बाद आगे स्पेशल मेंशन दिया गया टू द असम राइफल। साथ ही बोला गया कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में रैंक 1 में 2 लोग थे, दैट इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे रीजनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ बोला गया कि वाटर यूजर एसोसिएशन में यहाँ पे फर्स्ट रैंक दिया गया द कैनल ओदया कुलम विलेज। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट सिविल सोसाइटी दिया गया टू द बनासकांता डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन। उसके बाद यहाँ पे बेस्ट विलेज पंचायत यहाँ पे 2 लोग दिए गए, विच इज दूबी गानीपल्ली और यहाँ पे पयम।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कि बेस्ट स्कूल और कॉलेज भी दो लोगों को दिए गए, इट इज़ द कृष्णा पब्लिक स्कूल और यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता। साथ ही यहाँ पे इसमें कुछ स्पेशल मेंशन भी दिए गए, फॉर एग्जांपल माउंट आबू पब्लिक स्कूल, उसके बाद महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, साथ ही महात्मा गांधी मेमोरियल मॉडल स्कूल। उसके बाद बेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो ये दिया गया टू द अपोलो टायर्स। उसके बाद बेस्ट इंडिविजुअल इस जोन में दिया गया टू द श्री किशोर जायसवाल। उसके बाद वेस्ट जोन में यहाँ पे श्री बजरंग लाल जैथू। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्थ जोन में श्री मोहन चंद्र कांतपाल और यहाँ पे साउथ जोन में श्री पुडली राजाशेखरा राजू। उसके साथ यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी अवार्ड दिए गए। ये क्यों दिए गए? सो देखो, रिसेंटली एक फ्लैगशिप कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम हुआ था अंडर द जल शक्ति अभियान, इट इज कैच द रेन, और यहाँ पे उसमें जिसने अच्छे परफॉर्म किया उसे ये अवार्ड दिए गए थे। और यहाँ पे ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2024 इन सूरत गुजरात, और इसका विजन था जन शक्ति फॉर जल शक्ति। अब यहाँ पे इसमें ये बताया गया कि इसमें हमारा गोल था कि यहाँ पे स्टेट्स को 5 जोन में डिवाइड किया जाएगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट था हियर टू बिल्ड 10,000 रिचार्ज एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर, जैसे कि पॉन्ड्स, रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और यहाँ पे स्टेप वेल्स। साथ ही उसमें नॉर्थ ईस्ट और हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए 3,000 स्ट्रक्चर का टारगेट था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 10,000 स्ट्रक्चर, उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के लिए मिनिमम 2,000 रिचार्ज स्ट्रक्चर का टारगेट था। और यहाँ पे इस कैंपेन को सपोर्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। साथ ही पे अवार्डीज की बात करें तो स्टेट में फर्स्ट रैंक लाया था तेलंगाना ने, और यहाँ पे मिनिस्ट्री में फर्स्ट रैंक लाया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। लास्ट में यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात करें तो उसके यूनियन मिनिस्टर है CR पाटिल, उसके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वीराना सोमन्ना, साथ ही यहाँ पे राजभूषण चौधरी। क्लियर हो गया? नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन इन कनेक्शन विद द इनिशिएटिव रिलेटेड टू द वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। इसका आंसर बताया गया CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ पे बताया गया कि अपन नीति आयोग के मेंबर दैट इज डॉक्टर VK पॉल ने एक रिपोर्ट निकाला है दैट इज वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, और उसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप की है विद जिज इंडिया। और यहाँ पे वाटर बजटिंग करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन का भी यूज़ किया जिसका नाम है वरुणी। साथ ही यहाँ बोला गया कि इसमें 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स अक्रॉस 8 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को कवर किया गया है, और ये है इन 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी। इसके यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। साथ ही बोला गया कि जो भी सिलेक्शन किए गए हैं वो है बेस्ड ऑन द 2023 सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्ट, और यह बोला गया कि इसे सिलेक्ट किया है नीति आयोग ने। लेकिन यहाँ पे वाटर बजटिंग के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है विद द CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट में नीति आयोग की बात करें तो उसके CEO है VR सुब्रमण्यम, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और यह स्टैब्लिश किया गया था इन 2015। Which company in partnership with the United Nations Global Compact Network India launched the educational program DGREView empowering students through tech in India? इसका आंसर बताया गया सैमसंग। सो अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? सो अब बताया गया कि यहाँ पे सैमसंग और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने DGREView इनिशिएटिव लॉन्च किया दैट इज एम्पावरिंग स्टूडेंट्स थ्रू टेक, और इसमें यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्टेम लर्निंग के लिए यहाँ पे इसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पे इसमें तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को डिजिटल एजुकेशन दिया जाएगा, और यहाँ पे स्टेम में उनकी लर्निंग स्ट्रेंथन की जाएगी, दैट इज साइंस, देन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। सो बोला गया कि ये लॉन्च किया है बाय द अंबिल महेश, और इसका कवरेज है इन द 10 स्कूल इन द कांचीपुरम और यहाँ पे रानीपेट डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर हो गया? The Government of India announced the enforcement of the 4 major labor codes which replace and consolidate how many existing labor laws into a single unified framework. इसका आंसर बताया गया 29। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि लेबर कोड जो हमने निकाले थे विच इज़ द 4 मेजर लेबर कोड्स, वो इफेक्टिव हो जाएंगे फ्रॉम 21 नवंबर 2025। और वो कोड कौन से है? वो है कोड ऑफ वेजेस विच इज़ फ्रॉम 2019, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड विच इज़ फ्रॉम 2020, उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी विच इज़ फ्रॉम 2020, उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। साथ ही यहाँ बोला गया कि ये रिप्लेस करता है ओल्ड लॉज दैट इज 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉज। और यहाँ पे जिसके मैंने आपको बताया कि वे कोड ऑन वेजेस आया था 8 अगस्त 2019 को, और बाकी आए थे 29 सितंबर 2020 को। अब यहाँ पे हम सारे कोड्स को एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस,
और ये यहाँ पे 4 लॉस को एक ही इसमें कंसिडर करता है। वो कौन से? दे आर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट फ्रॉम 1936, उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट फ्रॉम 1948, उसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट फ्रॉम 1965, उसके बाद इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट फ्रॉम 1976। सो ये चारों को मर्ज करके कोड ऑन वेजेस निकाला है। अब यहाँ पे नए कोड ऑन वेजेस में क्या क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस का क्राइटेरिया है वो सारे सेक्टर डेट इज ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए लगने चाहिए। साथ ही बोला गया कि जो भी फ्लोर वेज रखा जाएगा उससे कम यहाँ पे किसी भी स्टेट ने वेजेस को फिक्स नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे वेज जो फिक्स किया जाएगा वो यहाँ पे किया जाएगा ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल स्किल लेवल, देन जोग्राफिकल एरिया, उसका नेचर और यहाँ पे कंडीशंस ऑफ वर्क। आगे आप बोला गया कि यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयर ने जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। साथ ही बोला गया कि वेज पेमेंट टाइम पे होना चाहिए और यहाँ पे डिलेड वेजेस नहीं होने चाहिए और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले ये लिमिट थी ओनली ऑन वर्कर जो पे 24,000 से कम अर्न करते थे, लेकिन अभी ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए रखा गया है। साथ ही बोला गया कि जो भी ओवर टाइम करेंगे उसका यहाँ पे ओवर टाइम का अमाउंट नॉर्मल वेज से दुगना या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कोड ऑन वेजेस। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। सो यहाँ बोला गया कि इसमें जो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें यहाँ पे उन्हें सेम वेजेस या फिर बेनिफिट मिलने चाहिए जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, और यहाँ पे उन्हें भी ग्रेजुएटी 1 साल के बाद मिलना शुरू होना चाहिए। यानी कि अगर वो 1 साल के बाद कंपनी छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। साथ ही बोला गया कि एक रीस्किलिंग फंड भी रखना चाहिए, यानी कि जो रीट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसका मतलब ऐसे एम्प्लॉय जो यहाँ पे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से यहाँ पे अपने जॉब से टर्मिनेट हो गए, यानी कि वो अच्छा काम कर रहे थे या फिर उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें टर्मिनेट नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे कंपनी के कुछ रीज़न थे उसकी वजह से उन्हें टर्मिनेट किया गया। सो फिर उन्हें हम रीट्रेंच एम्प्लॉयज़ बोलेंगे। और यहाँ पे उन्हें रीस्किल करने के लिए यहाँ पे हर एम्प्लॉय के वेजेस के 15 दिन के वेजेस के साथ यहाँ पे उस फंड को फाइनेंस किया जाएगा और यहाँ पे उससे उन्हें रीस्किल किया जाएगा। साथ ही बोला गया कि अगर कोई यूनियन में 51% से ज़्यादा मेंबरशिप है तो उसे नेगोशिएटिंग यूनियन बोलेंगे, या फिर अगर 51% से ज़्यादा मेंबरशिप नहीं है तो फिर यहाँ पे नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म किया जाएगा और उसमें ऐसे यूनियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी मेंबरशिप 20% से ज़्यादा है। उसके साथ यहाँ पे वर्ग की डेफिनेशन एक्सपांड की गई है जहाँ पे इंक्लूड होंगे सेल्स प्रमोशन स्टाफ, उसके बाद जर्नलिस्ट और यहाँ पे सुपरवाइजर जो अर्न करते हैं अप टू 18,000 पर मंथ। साथ ही यहाँ पे एक चीज़ ये बोली गई कि वे पहले जो ले ऑफ होता था उसका मैक्सिमम नंबर 100 वर्कर्स होता था, लेकिन ये थ्रेशोल्ड अभी रेज किया है टू 300 वर्कर्स। उसके बाद यह बोला गया कि ग्रीवेंस कमिटीज़ में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे सर्विस सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हो सकता है, लेकिन उसमें म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। उसके साथ यह बोला गया कि अगर कोई ग्रीवेंस है और उसका कंसिलिएशन 90 दिन तक नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्राइब्यूनल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ अगर एम्प्लॉयज़ को स्ट्राइक में बैठना है तो उन्हें यहाँ पे सारे एस्टेब्लिशमेंट में मैंडेटरी 14 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कोड है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जहाँ पे सारे वर्कर इंक्लूड होंगे, फॉर एग्जांपल अनऑर्गेनाइज वर्कर, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, और उसमें यहाँ पे लाइफ, हेल्थ, मैटरनिटी और यहाँ पे पीएफ बेनिफिट के बारे में बताया जाएगा। सो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। सो देखो यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर इंश्योरेंस स्कीम का कवरेज है वो यहाँ पे पैन इंडिया में अप्लीकेबल होगा। सो पहले जो यहाँ पे नोटिफाइड एरिया रूल था वो रिमूव कर दिया गया है और अभी यहाँ पे ऐसे यूनिट या फिर ऐसे कंपनीज जिनके पास 10 से कम एम्प्लॉय है वो भी यहाँ पे इस स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही बोला गया कि ईपीएफओ यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि यहाँ पे कौन कौन ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो इंक्वायरीज बैठाई जाएंगी वो यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी विद इन 5 ईयर्स। साथ ही अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा सो फिर उसके ड्यू रिकवर करेंगे विद इन 2 ईयर्स और वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 1 ईयर। लेकिन अगर एम्प्लॉयर को ईपीएफओ के डिसीजन के अगेंस्ट जाना है सो फिर यहाँ पे एम्प्लॉयर को प्रोसीडिंग का 25% डिपॉजिट पहले सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपील कर सकता है।
उसके बाद यहाँ पे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स के नए डेफिनेशन लाए गए। साथ ही यहाँ बोला गया कि जो अग्रीगेटर्स होते हैं यानी कि जो कस्टमर्स और वर्कर्स को कनेक्ट करते हैं यूजिंग ऐप और वेबसाइट, उन्होंने यहाँ पे 1 to 2% ऑफ द टर्नओवर कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वो अमाउंट कैप्ड होगी एट द 5% ऑफ द पेमेंट टू वर्कर्स और वो दिया जाएगा टू द सोशल सिक्योरिटी फंड और ये रहेगा फंड फॉर द अनऑर्गेनाइज गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। साथ ही वेजेस की यूनिफॉर्म डेफिनेशन दी गई कि जो भी बेसिक देन डीए और रिटेनिंग अलाउंस रहेगा वो रहना चाहिए मिनिमम 50% ऑफ द टोटल इन्यूमरेशन। उसके बाद बोला गया कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें यहाँ पे ग्रेचुइटी मिलने के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी आफ्टर 1 ईयर, जो पहले था 5 ईयर्स। उसके साथ अगर कोई एम्प्लॉयर ऑफेंस करता है तो फिर उसका कंपोनेंट किया जाएगा यानी कि यहाँ पे उसे माफ़ कर दिया जाएगा जिससे यहाँ पे लिटिगेशन ना हो। सो अगर यहाँ पे फाइन ओनली ऑफेंसेस रहे तो मैक्सिमम फाइन का 50% देके वो ऑफेंस हटा सकते हैं। साथ ही अगर फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट रहा तो फिर मैक्सिमम फाइन का 75% देके वो आप हटा सकते हैं। सो क्लियर हो गया ये कोड। नेक्स्ट यहाँ पे कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। यहाँ पे वर्कर राइट को सेफगार्ड किया जाता है, उसके बाद सेफ वर्किंग कंडीशन को इंश्योर किया जाता है और बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह बोलेगी कि इसमें यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन होगा। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉयर के पास अगर 10 एम्प्लॉय है तो फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंटमेंट लेटर भी देना ज़रूरी है जहाँ पे मेंशन होना चाहिए जॉब रोल, वेजेस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह। उसके बाद यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का डिफिनेशन दिया गया कि वो ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें डायरेक्टली एम्प्लॉय किया गया वाया कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो सेल्फ माइग्रेट हुए और उन्हें बेनिफिट ये मिलता है कि उन्हें यहाँ पे 1 साल में एक बार के लिए लम सम ट्रैवल अलाउंस मिलता है जिससे वो अपने नेटिव प्लेस में जा सके। उसके बाद यह बोला गया कि यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए यहाँ पे पोर्टेबिलिटी दी गई जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे किसी भी स्टेट में उन्हें मिलते रहेंगे और यहाँ पे वो बेनिफिट लेने के लिए उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी रखा जाएगा। साथ ही बोला गया कि वर्किंग जर्नलिस्ट और साइन वर्कर का जो कवरेज है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर ऑल ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोडक्शन को इंक्लूड किया गया। उसके साथ यह बोला गया कि पे वीमेन को सारे एस्टेब्लिशमेंट में नाइट शिफ्ट के लिए कंसिडर करना चाहिए और यह बोला गया कि वीमेन का एम्प्लॉयमेंट का टाइम सुबह 6 बजने से पहले और यहाँ पे रात को 7 बजने के बाद यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए वीमेन का कंसेंट रहना ज़रूरी है और यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स भी रखना ज़रूरी है। साथ ही बोला गया कि काम करते वक्त अगर कोई इंजरी या फिर डेथ हो जाती है तो कोर्ट ये डायरेक्ट कर सकता है कि मिनिमम 50% ऑफ द फाइन यहाँ पे एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा टू द विक्टिम या फिर लीगल हायर्स। उसके बाद बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए मिनिमम 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होने चाहिए टू कंसिडर अप्लीकेबिलिटी। उसके बाद बोला गया कि जिस कंपनी में 500 से ज़्यादा वर्कर्स है उनके पास सेफ्टी कमेटी भी होनी चाहिए और यह बोला गया कि वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक होना चाहिए और अब ऑल टाइम बस वर्कर के कंसर्न के बेसिस पे ही होना चाहिए और उन्हें ऑल टाइम के लिए वेज रेट का दुगना मिलना चाहिए। साथ ही बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ जो यहाँ पे कंपनीज काम करते हैं उनका थ्रेशोल्ड यहाँ पे बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 10 वर्कर्स टू 20 वर्कर्स और यहाँ पे ऐसे कंपनी जो यहाँ पे विदाउट इलेक्ट्रिक पावर काम करते हैं उनका थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है फ्रॉम 20 वर्कर्स टू 40 वर्कर्स। उसके बाद बोला गया कि एम्प्लॉयज़ को एनुअली फ्री हेल्थ चेकअप भी होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे रीट्रेंच एम्प्लॉय का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो परफॉर्मेंस की वजह से टर्मिनेट नहीं हुए बल्कि यहाँ पे कंपनी के कॉस्ट कटिंग, रीस्ट्रक्चरिंग या फिर डाउन साइजिंग की वजह से हुए। लास्ट में यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है शोभा करंदलाजे। क्लियर हो गया। At the COP30 Leaders Summit in Belém, Brazil, which country officially joined the Tropical Forest Forever Facility as an observer to support the global forest conservation financing? इसका आंसर बताया गया इंडिया। सो इंडिया ने यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी को ज्वाइन किया है। लेकिन ये क्या है? सो देखो ये फैसिलिटी ब्राज़ील ने लॉन्च की थी और ये यहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंस इनिशिएटिव है जहाँ पे उनका एम है कि वे पब्लिक और प्राइवेट फंडिंग से $125 बिलियन वो यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज बायो E3 पॉलिसी,
What was the estimated value of the bioeconomy sector in 2024 with a target of reaching $300 billion by 2030? इसका आंसर बताया गया 150 बिलियन। सो बोला गया कि इंडिया की बायो इथरी पॉलिसी के हिसाब से 2024 में बायो इकोनॉमी की वैल्यू थी $150 बिलियन और यहाँ पे 2030 तक हमें इसे लेके जाना है $300 बिलियन। Where will the second WHO Traditional Medicine Global Summit 2025 be held from the December 17-19, co-hosted by the World Health Organization and India's Ministry of Ayush? इसका आंसर बताया गया न्यू दिल्ली। सो बोला गया कि WHO और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साथ मिलकर कोहोस्ट करेंगे सेकंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट और इसका थीम रहेगा रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। When is World Children Day observed in 2025 including in India? इसका आंसर बताया गया नवंबर 20। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन ऑन 20 नवंबर। साथ ही यहाँ पे इस साल का थीम था लिसन टू चिल्ड्रन माई डे माई राइट्स और यहाँ पे ओरिजिनली इससे पहले वर्ल्ड चिल्ड्रन डे नहीं बोला जाता था बल्कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे बोला जाता था और यहाँ पे बोला गया था कि इसके लिए रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था ऑन 14 दिसंबर 1954 और यहाँ पे 1956 में हमने इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था। उसके बाद बोला गया कि 1990 से हमने इसे 20 नवंबर रखा क्योंकि 20 नवंबर के ही 1959 के दिन में हमने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। साथ ही हमने कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को भी अडॉप्ट किया था इन 1989। उसके बाद बोला गया कि इसे लेड करता है यूनिसेफ, हेड दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। उसके बाद बोला गया कि इस साल यहाँ पे एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई थी, इट इज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2025 रिपोर्ट एंडिंग चाइल्ड पॉवर्टी आवर शेयर्ड इम्परेटिव। और यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि लो एंड मिडिल इनकम नेशंस में यहाँ 5 में से एक चाइल्ड सीवियरली डिप्राइव्ड है। अब यहाँ पे सीवियर डिप्रेशन मतलब क्या, देखिए जो हमारे 6 बेसिक नीड होते हैं डेट इज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और क्लीन वाटर, उसमें से 2 या फिर उससे ज़्यादा अगर वो डिप्राइव्ड है तो फिर हम उसे सीवियर डिप्रेशन बोलेंगे। साथ ही बोला गया है कि रिच नेशन में भी कोई कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, या बोला गया कि रिच नेशन में भी 50 मिलियन चिल्ड्रन पॉवर्टी में रहते हैं। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे ग्लोबली 412 मिलियन चिल्ड्रन USD 3 पर डे कम में जीते हैं। और यह बोला गया कि इंडिया में वर्ल्ड के 5 चिल्ड्रन में से एक चाइल्ड रहता है। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे इंडिया में जो भी चिल्ड्रन रहते हैं उनमें से यहाँ पे 50% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो यहाँ पे एटलीस्ट एक एसेंशियल सर्विस से डिप्राइव्ड है। उसके बाद बोला गया कि 62 मिलियन चिल्ड्रन तो सीवियरली डिप्राइव्ड है क्योंकि उनके पास 2 या फिर उससे ज़्यादा बेसिक सर्विसेज नहीं है। साथ ही बोला गया कि जो इंडिया में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकला था उसके हिसाब से 2013 से 2023 तक 248 मिलियन पीपल यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे इंडिया का पॉवर्टी रेट चेंज हुआ है फ्रॉम 29.2% टू 11.3%। उसके बाद लास्ट में यूनिसेफ दैट इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की बात करें सो फिर वो फाउंड हुआ था 1946 में। उसके बाद 1953 में हमने उसे परमानेंट किया एज ए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अभी उसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है द कैथरीन एम रसेल। On which date is the World Fisheries Day observed in 2025 including in India? इसका आंसर बताया गया नवंबर 21। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बताया गया कि वर्ल्ड फिशरीज डे हम मनाते हैं 21 नवंबर को और यहाँ पे इसके रिलेटेड ये बताया गया कि 1997 में न्यू दिल्ली में फॉर्म हुआ था वर्ल्ड फिशरीज फोरम और यहाँ पे हमने पहला वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया था ऑन 21 नवंबर 1998 और इस साल का थीम था द इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पे इस साल एक फ्रेमवर्क भी निकाला गया, इट इज़ नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इन द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और ये रिलीज़ किया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। साथ ही बोला गया कि इस फ्रेमवर्क में अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स रिलीज़ किए गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस भी रिलीज़ किए गए। साथ ही यहाँ पे सी फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक डिजिटल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम रखा गया और जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी भी यूज़ किए गए, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद QR कोड्स और यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। साथ ही बोला गया कि हमने इसमें बस बड़े बड़े फिशर्स या फिर कंपनीज को ही नहीं रखा बल्कि यहाँ पे स्मॉल स्केल फिशर्स और यहाँ पे स्मॉल स्केल फार्मर्स भी इसमें इंक्लूडेड है।
जहाँ पे हमारा ये टारगेट है कि हमें सी फूड को फार्म से प्लेट या फिर कैच टू कस्टमर तक ट्रैक करना है। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट का गोल है कि हमें सी फूड एक्सपोर्ट्स को 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है बाय 2030। और यहाँ पे फिश प्रोडक्शन की बात करें तो ये यहाँ पे डबल हुआ है फ्रॉम 96 लाख टन इन 2013-14 टू 195 लाख टन। और यहाँ बताया गया कि इसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ था 11.08%। साथ ही लास्ट ईयर अक्टूबर में एक्सपोर्ट वैल्यू था 0.81 बिलियन और अब इस साल वो है 0.90 बिलियन। इसका यहाँ पे वन ऑफ द रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने फिश प्रोडक्ट पे जीएसटी रिड्यूस किए हैं फ्रॉम 12% टू 5%। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्कीम की बात करते हैं। यहाँ बोला गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में लॉन्च हुआ था, जिसका इन्वेस्टमेंट है 20,312 करोड़ और इसमें हम कोल्ड स्टोरेजेस, आइस प्लांट्स, उसके बाद फिश ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और स्कीम है डेट इज प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, जो पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब स्कीम है और इसे लॉन्च किया था हमने 8 फरवरी 2024 को और इसके लिए इन्वेस्टमेंट रखा गया है 6,000 करोड़ फॉर द पीरियड 2023-24 टू द पीरियड 2026-27। उसके बाद एक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो हमने 2018 में एस्टेब्लिश किया और इसके लिए कॉपस है 7,522.48 करोड़, जिसका पीरियड हमने एक्सटेंड किया है टिल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और इसमें हम फिशरीज के रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कंसेशनल लोन देते हैं और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी देते हैं। उसके बाद हमने इस साल कुछ रूल निकाला है दैट इज सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल्स 2025। साथ ही बताया गया कि हमने फिशरीज डिपार्टमेंट एक्सीलेंट अवार्ड दिए, जहाँ पे हमने केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑनर किया यहाँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ऑन देयर पॉपुलर फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल अवार्ड दिए गए टू द रवि पीपी, जहाँ पे उन्हें मिला बेस्ट बैक वाटर फिश सीड प्रोडक्शन फार्मर। उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल अवार्ड और दिया गया टू द सी पल एक्वा फार्म कुंबाला को, जहाँ पे उन्हें मिला बेस्ट इनोवेटिव फिश फार्मिंग का अवार्ड। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की बात करें तो उसके यूनियन मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह, उसके इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रोफेसर SP सिंह बघेल और यहाँ पे जॉर्ज कुरियन। क्लियर हो गया। Here to strengthen the reliability of India's digital identity system for minors, Unique Identification Authority of India, that is UIDI, has partnered with Wiz Global Research Consultancy to improve the adoption of the mandatory biometric update for children. इसका आंसर बताया गया बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड। सो बिहेवियरल इंसाइट लिमिटेड ने UIDI के साथ पार्टनरशिप की है हियर टू इम्प्रूव द एडॉप्शन ऑफ मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रन। साथ ही यहाँ पे वो स्पेसिफिकली फोकस करेंगे ऑन द चिल्ड्रन एज बिटवीन 5 to 15। Union Minister of State Dr. Jitendra Singh launched India's first indigenous CRISPR based gene therapy for sickle cell disease. What is the name of this therapy? इसका आंसर बताया गया बिरसा 101। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए इंडिया का पहला इंडिजिनियस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी डेट इज बिरसा 101 डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था और इसका पर्पस है ट्रीटमेंट ऑफ द सिकल सेल डिसीज और इसे हमने डेडिकेट किया है टू द भगवान बिरसा मुंडा टू सेलिब्रेट हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। और अब इसके थ्रू हम हमारा टारगेट भी पूरा करना चाहते हैं एट ए सिकल सेल फ्री इंडिया बाय 2047। आगे यहाँ बोला गया कि बिरसा 101 को डेवलप किया था बाय द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ द जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने और इसमें उन्होंने ENFNCAS9 क्रिस्पर प्लेटफॉर्म को यूज किया। साथ ही इसके लिए उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कोलैबोरेट किया। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें पेशेंट के स्टेम सेल्स विद द सिकल म्यूटेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ उसे एडिट किया जाता है, देन वो एडिटेड स्टेम सेल्स को पेशेंट के अंदर री इन्फ्यूज किया जाता है। इससे यहाँ पे बॉडी अपने आप हेल्दी ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने लग जाती है। क्लियर हो गया। The Mathura Poshak and the Meerut Bugle were recently recognized as the GI tag products. In which Indian state are these traditional items primarily associated? इसका आंसर बताया गया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया,
देखिए भाई, जीआई रजिस्ट्री जो ऑपरेट करता है अंडर डीपीआईटी, उसने रिसेंटली उत्तर प्रदेश के 2 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया। इट इज मथुरा जरी पोषक और अब मीरठ बुगले। सदिया बताया गया कि मथुरा जरी पोषक ये यहाँ पे टेक्सटाइल है और अब मीरठ बुगले ये एक ब्रास इंस्ट्रूमेंट है। इससे यहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ पे जीआई टैग प्रोडक्ट्स में यूपी का पोजीशन फर्स्ट है, जहाँ पे उसने सरपास किया था तमिलनाडु को। और यहाँ बोला गया कि यूपी के काशी रीजन में तो 32 जीआई टैग्स है। सत्य पे लास्ट में जीआई टैग की बात करें तो ये यहाँ पे सर्टिफाई करता है प्रोडक्ट जो ओरिजिनल होता है फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन। उसके बाद इसके लिए लॉ भी है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और ये इफेक्टिव हुआ था फ्रॉम सितंबर 2003। उसके बाद यहाँ पे जीआई ग्रांटिंग अथॉरिटी है टू द जीआई रजिस्ट्री अंडर द डीपीआईटी, और यहाँ पे उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल और उसे अगले 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है। क्लियर हो गया? Which union minister under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution launched the new digital platforms? इसका आंसर बताया गया प्रहलाद जोशी। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, प्रहलाद जोशी जो संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, दैट इज बंदरन 360, उसके बाद स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम, आफ्टरवर्ड्स अन्ना दर्पण, देन यहाँ पे आशा, दैट इज एआर बेस्ड सिस्टम फॉर हॉलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम एक एक करके सबको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है बंदरन 360। ये एक एडवांस्ड ईआरपी दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लेटफॉर्म है और इसे डेवलप किया है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ने। साथ ही ये बिल्ड हुआ है ऑन द सैप टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये इंटीग्रेट करता है बाकी सिस्टम्स को, दैट इज आइसगेट, उसके बाद पोर्ट अथॉरिटीज, देन एफसीआई, नाफेड, एनसीसीएफ और डब्ल्यूडीआरए को। उसके बाद है स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस। ये निकाला गया है फॉर द कंटेनर फ्राइट स्टेशन और जनरल वेयर हाउस के लिए, और उसमें वो उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। उसके बाद यह बात की है अबाउट अन्ना दर्पण। ये यहाँ पे लॉन्च किया है बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल डे पॉट ऑनलाइन सिस्टम को। उसके बाद है आशा, इट इज अन्न सहायता हॉलिस्टिक एआर सॉल्यूशन, और यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ये एक मल्टीलिंगुअल फीडबैक सिस्टम है और इसे डेवलप किया है वाधवानी फाउंडेशन ने। इसमें बताया गया कि अब ये निकाला जाएगा एज ए पायलट प्रोजेक्ट इन 5 स्टेट और उसके बाद वो 15 स्टेट में एक्सपांड किया जाएगा, और इसमें एक कॉल सर्विस सिस्टम भी है। लास्ट में बताया गया कि एक एडवांस हब सिलो कॉम्प्लेक्स इनोवेट किया गया एट द मैलॉट पंजाब। लास्ट में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसके मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बीएल वर्मा और यहाँ पे नीमूबेन बाम्बानिया। क्लियर हो गया? Which Indian fintech company has received approval from the Reserve Bank of India under the Payment and Settlement System Act 2007 to operate as a full service payment aggregator? इसका आंसर बताया गया ईज़बज़। सो रिसेंटली ईज़बज़ को आरबीआई ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर एज ए पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस दे दिया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया गया, The Sons of the Soil Emerging Achievers Award was recently conferred by the Union Minister Sarvananda Sonowal to 5 outstanding individuals from which Indian state? इसका आंसर बताया गया आसाम। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे सन्स ऑफ द सॉइल इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड ये यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिए थे, जो यहाँ पे दिए गए इन द गुवाहाटी आसाम। और यहाँ पे ये अवार्ड की बात करें तो ये फाउंड हुए थे 2016 में बाय द केरलुइट। साथ ही यहाँ पे इस अवार्ड की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरीज है, इट इज़ इमर्जिंग अचीवर्स, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट और यहाँ पे सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। अब यहाँ पे इमर्जिंग अचीवर्स की बात करें तो यहाँ पे उसमें अलग अलग अवार्ड दिए गए, डेट इज़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पे सुकृता को, उसके बाद यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे संगमित्रा को, आउटडोर्स यहाँ पे स्पोर्ट्स में यहाँ पे ईशरानी को, देन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में यहाँ पे हिम ज्योति को और यहाँ पे कंजर्वेशन में डॉक्टर देवजाना को। साथ ही यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए, जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में दिया गया अरुण को, उसके बाद न्यूज़ मीडिया में दिया गया रविशंकर को, आगे यहाँ पे स्पोर्ट्स पे दिया गया मैनुद्दीन को, साथ ही यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में दिया गया लक्ष्मी को और यहाँ पे पब्लिक सर्विस में दिया गया सीमांता दास को। उसके बाद यहाँ पे सोशल सेक्टर डेवलपमेंट अवार्ड भी दिए गए, जिसमें यहाँ पे पहले रिसिपेंट था डॉक्टर अलका शर्मा और यहाँ पे सेकंड था अक्षर फाउंडेशन। क्लियर हो गया? वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व इन इंडिया विद द थीम इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन द सी फूड एक्सपोर्ट्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
इसका आंसर बताया गया नवंबर 21। सो नवंबर 21 को मनाते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे और इस साल का थीम था इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग द वैल्यू एडिशन इन द सी फूड एक्सपोर्ट्स। The Banas Dairy and Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited recently signed an MOU to strengthen wheat agriculture crops value chain in India through the cooperative efforts, seed innovation and farm to market linkages under the Sahakar से समृद्धि विजन। इसका आंसर बताया गया पोटैटो। सो बनस डेयरी और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है here to strengthen the potato value chain in India. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare approved the procurement of the pulses and oilseeds for the Kharif 2025-26 season. What is the total approved procurement value? इसका आंसर बताया गया 15,095.83 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 15,095 करोड़ का एक प्लान अप्रूव किया है जहाँ पे वो पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोक्योरमेंट करेंगे और यहाँ पे सीजन कोर होगा खरीफ 2025-26 और ये किया जा रहा है मेनली थ्रू प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान दैट इज PM आशा। और यह बोला गया कि इसमें 2 इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, एक है नाफेड इट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और दूसरा है NCCF दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये तूर उड़द और मसूर का 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे। अब यहाँ पे PM आशा की बात करें तो वो हमने लॉन्च किया था 2018 को और इसका एम है कि अब फार्मर्स को रिन्यूमरेटिव प्राइसेस देना और इसके लिए 3 कंपोनेंट है। एक है प्राइस सपोर्ट स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि नाफेड FCI पल्सेस ऑयल सीड्स और कोपरा को MSP में खरीद लेते हैं। उसके बाद है प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी कि अगर फार्मर ओपन मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल कर रहा है और उसे MSP का प्राइस नहीं मिला तो जो भी उसका डिफरेंस है वो उसे गवर्नमेंट पे करेगी। उसके बाद है पायलट ऑफ द प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। इसमें यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर ही फार्मर से MSP में प्रोड्यूस खरीद लेगी। क्लियर हो गया? We celebrated Indian chef and Padma Shri awardee was honored as one of the 2025 top agri-food pioneers by the World Food Prize Foundation. इसका आंसर बताया गया संजू सुरेंद्र कपूर। सब संजू सुरेंद्र कपूर को मिला है टॉप एग्री फूड पायनियर्स अवार्ड बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। और अब इसके पहले कौन से इंडियन को ये अवार्ड मिला था? इसके पहले मिला था अभिजीत घोष को, डॉक्टर मंजूर हुसैनदार को, उसके बाद डॉक्टर बदुपल्ली मरुति प्रसन्ना को और अब अदित मूर्ति को। क्लियर हो गया? As per the inaugural reports released by the Niti Aayog on India's service sector, the sector share in India's GDP has increased from 51% in 2013-14 to what percentage in 2024-25? इसका आंसर बताया गया 55%। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए यहाँ बोला गया कि नीति आयोग के CEO डेट इज BVR सुब्रमण्यम ने 2 रिपोर्ट रिलीज की है ऑन द सर्विसेज सेक्टर। एक यहाँ पे रिपोर्ट है अबाउट द इंडिया सर्विस सेक्टर विद द इनसाइट फ्रॉम द जीवे ट्रेंड्स और दूसरा है विद द इनसाइट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। अब यहाँ पे इनके फाइंडिंग्स की बात करें तो फर्स्ट रिपोर्ट में ये बोला है कि जो हमारा नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 55% हो गया है, जो यहाँ पे 2013-14 में 51% था। उसके बाद पे सेकंड रिपोर्ट में ये बोला है कि सर्विसेज सेक्टर में अभी 188 मिलियन वर्कर्स है जो अकाउंट करता है 30% ऑफ द इंडिया टोटल वर्कफोर्स और पिछले 6 साल में हमने 40 मिलियन जॉब्स को ऐड किया है। साथ ही बोला गया है कि एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे टॉप स्टेट है उत्तर प्रदेश जिसमें 22.1 मिलियन वर्कर्स है इन सर्विस सेक्टर। फिर भी बोला गया है कि उस स्टेट में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बस है 22.7%। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट शेयर का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे बढ़ के 29.7% हो गया और अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो भी है 31%। सो अप्रोक्सीमेटली हमारा एम्प्लॉयमेंट शेयर है 30% जो यहाँ पे ग्लोबल एवरेज दैट इज 50% से अभी भी कम है।
उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि अर्बन और रूरल में अभी भी डिवाइड है, जहाँ पे यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में रूरल का शेयर यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है टू 18.9% और अर्बन का शेयर इंक्रीज हुआ है टू 16.8%। साथ यहाँ पे मेल का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है टू 34.9%, लेकिन फीमेल का पार्टिसिपेशन डिक्रीज हुआ है टू 20.1%। उसके बाद यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट बाय द जेंडर की बात करें तो 61% ऑफ द मेन और 60% ऑफ द वीमेन अभी भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। लेकिन यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये नंबर बहुत गिर जाता है, जहाँ पे वीमेन यहाँ पे है बस 10.5% और मेन है 24%। उसके बाद यहाँ पे जेंडर वेज गैप भी है, जहाँ पे रूरल वीमेन अभी भी मेन से 50% लेस वेजेस में काम करती है, लेकिन अर्बन में उतना जेंडर गैप नहीं है, जहाँ बोला गया है कि अर्बन वीमेन अर्न करते हैं 84% ऑफ द मेंस वेजेस। उसके बाद आगे बताया गया कि सर्विसेज सेक्टर में इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ बोला गया कि 55.7% तो सेल्फ एम्प्लॉयड ओन अकाउंट वर्कर्स है। उसके बाद उसमें से 29% यहाँ पे रेगुलर वेज सैलरीड एम्प्लॉयड है जिसमें सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। साथ ही यहाँ पे बचे हुए 9.2% हेल्पर्स है इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस और 6.1% कैश और लेबरर्स है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि मोस्ट सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन सा है। सो यहाँ बोला गया कि इसमें फर्स्ट आता है चंडीगढ़, जिसमें यहाँ पे 77.9% शेयर है ऑफ सर्विसेज इन इकोनॉमी। उसके बाद यहाँ पे आता है दिल्ली, देन पुडुचेरी और गोवा। सत्य पे यूथ की बात करें फ्रॉम 15 to 9 ईयर्स तो वो अभी भी इस सेक्टर में अंडर रिप्रेजेंटेड है। इसका रीज़न ये है ड्यू टू द लो जॉब रेडीनेस, उसके बाद वीक स्किलिंग और पुअर स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन। उसके बाद आगे बोला गया कि ओल्डर वर्कर्स भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन होते जा रहा है, जब 55 to 59 एज का शेयर है 10% और अब अबव 65 ईयर्स का शेयर है 1%। देन हम देखते हैं अबाउट द एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। इसका मतलब कि यहाँ पे जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रहे हैं तो कितना जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ बोला गया कि पहले वो था 0.35। इसका मतलब कि यहाँ पे 1% इकोनॉमी ग्रो होने के बाद यहाँ पे सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 0.35% से ग्रो हो रहा था, लेकिन अभी वो बढ़ के हो गया है 0.63। साथ ही लास्ट में नीति आयोग की बात करें तो यहाँ पे नीति आयोग एस्टेब्लिश हुआ था 2015 को। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली और इसके वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। क्लियर हो गया। The first joint working group meeting on the agriculture was recently held at the Krishi Bhavan, New Delhi. India held this meeting with which neighboring country? इसका आंसर बताया गया श्रीलंका। सो इंडिया ने श्रीलंका के साथ पहली जॉइंट वर्किंग मीटिंग रखी है। The Union Cabinet approved the nutrient-based subsidy rates for the Rabi scheme to 25-26. What is the total tentative budgetary requirement for this scheme? इसका आंसर बताया गया 37,952.29 करोड़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यूनियन कैबिनेट ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स निकाला है फॉर द रबी सीजन और यहाँ पे अप्लीकेबल फर्टिलाइजर रहेंगे फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक, जहाँ पे इसका बजटरी रिक्वायरमेंट है 37,952.29 करोड़। और अगर हम पिछले सीजन दैट इज खरीफ की बात करें तो फिर उससे यहाँ पे इस साल बजट 736 करोड़ से ज्यादा है और यहाँ पे इसका इफेक्टिव पीरियड रहेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। इससे क्या होगा कि यहाँ पे फार्मर्स को अफोर्डेबल रेट में की फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, जहाँ पे इसमें फॉस्फोरस और पोटैश के 28 ग्रेड फर्टिलाइजर इंक्लूडेड है और बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फरस के भी ग्रेड्स है। अब यहाँ पे सब्सिडी रेट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन का रहेगा 43.02, उसके बाद फॉस्फोरस का रहेगा 47.96, देन पोटैश का रहेगा 2.38 और सल्फर का रहेगा 2.87। उसे बोला गया कि ये रेट्स फार्मर्स को नहीं मिलेंगे बल्कि ये मिलेंगे टू डायरेक्टली फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स, जिससे यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का रेट कम करे। और ये स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इस स्कीम का नाम है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जहाँ पे ये लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2010 को और इसे एडमिनिस्ट्रेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। याद रखे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है। और यहाँ पे इंडिया के मेन क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो उसमें आता है रबी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, जहाँ पे आते हैं क्रॉप्स लाइक वीट और मस्टर्ड। उसके बाद यहाँ पे खरीफ आता है फ्रॉम जून टू अक्टूबर,
जहाँ पे आते हैं क्रॉप्स लाइक राइस और मेज। उसके बाद जेथ फ्रॉम मार्च टू जून, जहाँ पे आते हैं क्रॉप्स लाइक वाटरमेलन और कुकुम्बर विच आर इरिगेटेड क्रॉप्स। The Union Minister Shivraj Singh Chauhan inaugurated a new state-of-the-art vegetable and flower seed processing and packaging unit of the National Seeds Corporation at which location? इसका आंसर बताया गया न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक नया सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट निकाला है दैट विल बी द स्टेट ऑफ द आर्ट वेजिटेबल एंड फ्लावर सीड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट, और ये निकाला गया है इन द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन फैसिलिटी एट द पूसा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, और ये हर घंटे में प्रोसेस करेगा 1 टन ऑफ सीड्स। साथ ही इसमें कुछ सिस्टम निकाला गया दैट इज द सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम, जो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया सीड का डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा। साथ ही इसमें एक ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म रहेगा जिससे आप डायरेक्टली नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से सीड खरीद सकते हो। लास्ट में यहाँ पे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक शेड्यूल बी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1963 में। क्लियर हो गया। The TCOE India signed pact to roll out the Samriddha Gram Digital Service Pilot Project in how many states? इसका आंसर बताया गया 3 states। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दैट इज TCOE इंडिया ने समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट निकालने की बात की। साथ ही इसमें कुछ पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भी काम करेंगे जैसे कि डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन फॉर द अरियन उमरी, उसके बाद यहाँ पे आई इनोवेट इन्फोटेक फॉर द चारोवाला, उसके बाद यहाँ पे कॉर्पस एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द नारा कोडरू। से उनका एम है कि वे रूरल इंडिया के सर्विसेज को वो यहाँ पे फिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, और उसके लिए वो यूज करेंगे भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन विलेजेस मैंने आपको बताया दिया था कि मध्य प्रदेश में है आरी और उमरी, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश का है नारा कोडुरु और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का है चौरवाला। और इसमें यहाँ पे हर विलेज में हम समृद्ध केंद्र निकालेंगे जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन है 2 इयर्स। लास्ट में हम एक स्टेट का सर्टिफाइड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल है लखनऊ, और इसमें नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। Which organization along with the ICRISAT launched the Smart Crop Project to support the smallholder farmers? इसका आंसर बताया गया SBI फाउंडेशन। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि SBI फाउंडेशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSR आर्म है उसने यहाँ पे स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और यहाँ पे उसके लिए उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है एट इज यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, उसके बाद इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स और यहाँ पे एग्रीब्रिज, और ये यहाँ पे लॉन्च हुआ था इन हैदराबाद तेलंगाना। आगे यहाँ बोला गया है कि ये आता है अंडर द SBI फाउंडेशन लीड प्रोग्राम एट इज लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 3 इयर्स, जहाँ पे उनका एम है कि 8000 से ज्यादा स्मॉल होल्डर फार्मर्स का रिसाइलेंस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे वो टारगेट करेंगे ओनली ऑन 2 स्टेट्स एट इज कर्नाटका और तेलंगाना, और उसमें वो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, और यहाँ पे उनका फोकस क्रॉप रहेगा द चिकपिया एंड पिजनपिया। क्लियर हो गया। Which Indian state received the USD 460 million loan from the Asian Development Bank for the agricultural solarization? इसका आंसर बताया गया महाराष्ट्र। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए ADB ने $460 मिलियन अप्रूव किया है एज अ रिजल्ट बेस्ड लोन फॉर द महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन, और इसमें एडिशनल 40 मिलियन का कंसेशनल लोन दिया जाएगा फ्रॉम द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। साथ ही यहाँ पे इनका एम है कि 2028 तक 9 लाख फार्मर्स को डे टाइम सोलर पावर प्रोवाइड करना। उसके साथ उनका एम है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 3 मिलियन टन से रिड्यूस करना, साथ ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर फेलियर रेट्स को भी 25% से रिड्यूस करना, और यहाँ पे 5000 पीपल को ट्रेन करना जिसमें 1500 वीमेन भी रहेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट है मासातो कांदा फ्रॉम जापान, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन मनीला फिलीपींस, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1966 को। The Marine Fisheries Census 2025 launched by the Union Minister of State George Kurian has been conducted periodically since which year? इसका आंसर बताया गया 2005।
अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि 5th मराइन फिशरीज सेंसस हाउस होल्ड इन्यूमरेशन लॉन्च हुआ है और यहाँ पे इसका वेन्यू था ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला। साथ ही बोला गया है कि ये सेंसस कंडक्ट किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। साथ ही होता क्या है, देखिए ये 5 साल का नेशनल सर्वे होता है ऑन फिशर हाउस होल्ड्स, फिशिंग एसेट्स और मराइन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सबसे पहले कंडक्ट किया गया था 2005 को। उसके बाद यहाँ पे इसके पहले का एडिशन था 2016 को। इसके साथ इसकी फंडिंग होती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। उसके बाद इसका नोडल एजेंसी है ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। साथ ही इसका ऑपरेशनल पार्टनर होता है फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया। साथ ही बोला गया कि इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अलोकेशन क्या सबको मिल रहा है नहीं, या फिर वो और इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसके साथ यहाँ पे इस साल का थीम था स्मार्ट सेंसस स्मार्ट फिशरीज, और यह बोला गया है कि इस साल का जो सेंसस है वो फुल्ली डिजिटल पेपरलेस होगा, जिसमें हम अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और इसका ड्यूरेशन रहेगा 45 डेज। अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम 1.2 मिलियन फिशर हाउसहोल्ड्स को यहाँ पे कवर करेंगे। उसके साथ हम यहाँ पे 13 कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को कवर करेंगे। उसमें हम 3 एप्लीकेशन भी यूज करेंगे, डेट इज व्यास नाउ, उसके बाद अभी व्यास भारत और अभी व्यास सूत्रा। आगे यहाँ पे ये भी बोला है कि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम यहाँ पे पहली बार ड्रोन का यूज करेंगे। और यहाँ पे इसमें ये भी बोला है कि ईस्टर्न कोस्ट में कितने लोकेशन में ड्रोन यूज होगा, देन यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में कितने, उसके बाद उन दोनों का पीरियड क्या होगा वो भी बताया गया। Which ministry launched the first of its kind model youth ग्राम सभा इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली? इसका आंसर बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ एक MOU साइन किया और उन्होंने इनिशिएटिव निकाला डेट इज मॉडल यूथ ग्राम सभा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के फंक्शन के बारे में स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाएगा और ये अलाइन है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पे हम फेज मैनर में 1000 स्कूल ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, उसके बाद यहाँ पे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और पे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल आते हैं, वहाँ पे फेज वाइज इसे रोल आउट करेंगे। और इसमें बताया गया कि यहाँ पे हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल को 20,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक मॉक ग्राम सभा कंडक्ट कर सके। और अब बोला गया कि इसमें 3 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट है, वो कौन से, वो है नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर, उसके बाद फैसिलिटेशन ऑफ द ट्रेनिंग मॉडल फॉर टीचर्स और अभी इवोल्यूशन फ्रेमवर्क। अब ये क्या है, देखिए नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर गाइड में एक ग्राम सभा प्रोसेस का ओवरव्यू दिया जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग मॉडल में उन्हें यहाँ पे पिक्चरल और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में यूजर फ्रेंडली रिसोर्स दिया जाता है। और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क में जो भी हमने लर्निंग कंडक्ट किया उसका इफेक्टिवनेस क्या है वो एसेस किया जाता है। India's first artificial intelligence based salting technology was recently launched at the Bharat International Rice Conference. This technology is primarily used for salting which agriculture commodity? इसका आंसर बताया गया राइस। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए रिसेंटली एक इवेंट हुआ था डेट इज भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, और वो एक तरह का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है डेडिकेटेड टू द राइस इंडस्ट्री। और इसमें एक बड़ी बात ये हुई है कि इंडिया का पहला AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग मशीन वहाँ पे इनोवेट किया गया। आगे यहाँ बोला गया कि यहाँ पे भारत ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक राइस रेंज भी लॉन्च की गई, जो इंट्रोड्यूस किया था बाय द भारत ऑर्गेनिक्स अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और इसमें डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म भी निकाला गया था, जिसमें उनकी फ्लैगशिप वैरायटी है ट्रेडिशनल बासमती और अभी ट्रेडिशनल ब्राउन बासमती, और उसमें बाकी सिंगल ओरिजिन वैरायटी भी है डेट इज जैसे कि यहाँ पे काला नमक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उसके बाद इंद्रायणी फ्रॉम महाराष्ट्र, यहाँ पे गोविंदो भोग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उसके बाद ब्लैक राइस फ्रॉम मणिपुर और रेड मत्ता फ्रॉम केरला। साथ ही यहाँ पे इसमें इंडिया के राइस सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ बोला गया कि इंडिया का राइस प्रोडक्शन 150 मिलियन टन हो गया है और वहाँ पे इसमें वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन में शेयर है 28%। और यहाँ बोला गया कि इंडिया के राइस प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज हुआ है ईयर टू 3.2 टन पर हेक्टर। यहाँ पे राइस एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है टू 20.1 मिलियन टन। आगे बोला गया कि इंडिया का राइस 172 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है और उसमें मेजर इंपोर्टर्स है इंडोनेशिया, देन फिलीपींस, देन सऊदी अरेबिया, उसका वियतनाम और इराक।
और यहाँ पे ग्लोबल राइस इंडस्ट्री की वैल्यू अभी है अप्रोक्सीमेटली $330 बिलियन और यहाँ पे राइस अभी थर्ड मोस्ट ट्रेडेड फूड कमोडिटी है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट है प्रेम गर्ग, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है इन दिल्ली और ये एस्टेब्लिश हुआ था इन 2023। क्लियर हो गया। Which Indian government institution unveiled the Reimagining Agriculture Roadmap during an event held in गांधीनगर गुजरात? इसका आंसर बताया गया नीति आयोग। सो यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए नीति आयोग डेट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने एक रोड मैप किया। इट इज री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे ये रिलीज किया था बाय द नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब इन गांधीनगर गुजरात। साथ ही यह बोला गया कि इसके लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया विद द बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, उसका गूगल और कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी और जिसके लिए उन्होंने फार्मर को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। वो कौन से, एक तो एस्पायरिंग फार्मर होते हैं जिन्हें यहाँ पे बेसिक और फाउंडेशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशनिंग फार्मर होते हैं जिन्हें यहाँ पे ग्रेजुअल एडवांसमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। देन यहाँ पे एडवांस फार्मर होते हैं जो यहाँ पे हाई एंड टेक एडॉप्शन और मार्केट इंटीग्रेशन के लिए रेडी होते हैं। क्लियर हो गया। The Union government has released over 730 crore to strengthen the rural local bodies in which two Indian states? इसका आंसर बताया गया गुजरात एंड हरियाणा। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया है कि 730 करोड़ दिए गए हैं टू स्ट्रेंथन द रूरल लोकल बॉडीज इन गुजरात एंड हरियाणा और ये रिलीज किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और इसका बेसिक ऑलोकेशन है कि ये रिलीज किया है अंडर द 15 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन एक्टिव है फ्रॉम 2021 टू 2026। अब यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन के अंडर जो ग्रांट्स दिए जाते हैं वो यहाँ पे 2 कैटेगरी के होते हैं, एक तो यूनाइटेड ग्रांट्स और टाइड ग्रांट्स। यूनाइटेड ग्रांट्स में यहाँ पे पर्पस होता है कि यहाँ पे 11 शेड्यूल में जो यहाँ पे लोकल डेवलपमेंट के लिए 29 सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं सैनिटेशन, माइनर इरिगेशन, उसके बाद हेल्थ, देन एग्रीकल्चर और रूरल हाउसिंग। उसके बाद बोला गया कि अनटाइड ग्रांट्स में यहाँ पे सैलरीज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं दिए जाते। उसके बाद यहाँ पे टाइड ग्रांट्स होते हैं जो यहाँ पे एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज देने के लिए दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन या फिर वेस्ट मैनेजमेंट और ये सपोर्ट करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड फीकल स्लज ट्रीटमेंट। और यहाँ बोला गया कि इसमें हर फाइनेंशियल ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट रिलीज किए जाते हैं और ये रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। क्लियर हो गया। Which aquaculture model from the Sundarbans recently earned the global recognition from the Food and Agriculture Organization? इसका आंसर बताया गया सैमे। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए सैमे का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम और वो डेवलप किया था न्यूज ने विच इज नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी और उसे रिसेंटली FAO डेट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल टेक्निकल रिकॉग्निशन मिला था। उसका रीज़न ये है कि मैंग्रोव रिच रीजन्स में उसने श्रिम्प का एक्वाकल्चर किया था और उसके लिए उसने क्या यूज़ किया, उसके लिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर यूज़ किया जो एक तरह का ऑपरेशनल मॉडल है विद इन द सैमे फ्रेमवर्क और उसमें उसने मैंग्रोव कंजर्वेशन के साथ एक्वाकल्चर भी किया और उसके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर का भी सपोर्ट मिला, फॉर एग्जांपल ग्लोबल नेचर फंड, देन यहाँ पे नेचर लैंड EV और यहाँ पे मर्सिडीज बेंज। In which Indian state did the Prime Minister Narendra Modi inaugurate the India's Digital Museum on Tribal Freedom Fighters? इसका आंसर बताया गया छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि इंडिया का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में हुआ और यहाँ पे उसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम और यहाँ पे खोला गया ऑन 25th फाउंडेशन डे ऑफ द छत्तीसगढ़ विच वॉज 1 नवंबर 2025। इसका मतलब फाउंड हुआ था 2000 को। साथ ही यहाँ बोला गया कि यहाँ पे इसमें एक स्टैचू भी अनवील किया है ऑफ द शहीद वीर नारायण सिंह जिनके नाम पे ये म्यूजियम है। वो कौन थे, वो यहाँ पे सोना खान के लैंडलॉर्ड थे और वो फर्स्ट मार्टियर फ्रीडम फाइटर थे ऑफ छत्तीसगढ़। साथ ही यहाँ पे इस म्यूजियम की बात करें तो उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे कार्व की है बाय द सारगुजा आर्टिसंस और यहाँ पे इसमें साल, महुआ और साजा ट्रीज का भी रिप्लिका है। उसके बाद यहाँ पे उसमें कुछ फ्रीडम स्ट्रगल भी कवर किया है जिसका नाम यहाँ दिखा है
साथ ही इसमें भूमकाल क्रांति लीडर्स और यहाँ पे रानी चो रीस क्रांति के लीडर्स भी यहाँ पे दिखाए गए। क्लियर हो गया? इतना ही था इस करंट अफेयर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्स जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा इन 2025 टू ऑनर द इंडियाज रिच ट्राइबल हेरिटेज, ड्यूरिंग विच पीरियड इज इज ऑब्जर्व्ड। इसका आंसर बताया गया नवंबर 1 to 15। सो नवंबर 1 to 15 को हम ऑब्जर्व करते हैं जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भगवान बिरसा मुंडा जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है। अंडर विच ब्रांड नेम इज द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड recently ranked as the world's #1 cooperative in the International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor marketed। इसका आंसर बताया गया अमूल। सो अमूल ब्रांड के नाम से ही गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यहाँ पे ब्रांडेड है और रिसेंटली वो रैंक किया है वर्ल्ड्स #1 कोऑपरेटिव इन द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। और यहाँ पे सेकंड था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। सो ये दोनों इंडिया के कोऑपरेटिव थे। Who has been elected as the new chairman of the Fertilizer Association of India? इसका आंसर बताया गया एस शंकरा सुब्रमण्यम। सो ये बने हैं चेयरमैन ऑफ द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ये अभी है MD एंड CEO ऑफ द कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विच इंडियन सिटी वॉज रैंक द डर्टीएस्ट। इसका आंसर बताया गया मदुराई। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए यहाँ बोला गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे जहाँ पे डर्टीएस्ट सिटी था मदुराई जिस इन तमिलनाडु और वहाँ पे उसका गार्बेज फ्री सिटी स्कोर था 0 out of 1300 और उसका ओपन डिफिकेशन फ्री स्कोर था 1000। साथ ही यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो यहाँ पे ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे है और इसका 9th एडिशन रिसेंटली आया था। साथ ही यहाँ पे ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में जहाँ पे उसका फोकस रहता है रिड्यूस रियूज और रिसाइकल। और यहाँ पे इस साल 78 अवार्ड्स यहाँ पे अनाउंस किए गए थे और वो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में अनाउंस किए गए थे, डेट इज सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, देन यहाँ पे स्वच्छ शहर फॉर द 5 पॉपुलेशन कैटेगरीज, देन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी अवार्ड्स, उसके बाद यहाँ पे स्टेट लेवल अवार्ड्स। साथ ही जो नया सुपर स्वच्छ लीग निकाला गया है वो निकाला गया है फॉर द सिटीज जिन्होंने 3 से ज़्यादा कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए टॉप 3 पोजीशन हासिल की। सो यहाँ पे इनके बारे में हमने पिछले वीडियोस में ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था और वहाँ पे आपको रैंकिंग्स बताए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लोएस्ट रैंक इंडियन सिटीज़। सो उसमें यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में मदुराई लोएस्ट रैंक पे है। उसके बाद अब 3 to 10 लाख पॉपुलेशन में यहाँ पे आता है मथुरा कैंटोनमेंट। उसके बाद आगे 50,000 से 3 लाख के लिए यहाँ पे आता है पोरबंदर। यहाँ पे 20,000 to 50,000 के लिए अलीराजपुर और यहाँ पे लास्ट में लेस देन 10,000 के लिए नारायणगढ़। Which Indian private sector dairy enterprise received the Golden Peacock Award for the excellence in the corporate governance 2025 from the Institute of Directors India? इसका आंसर बताया गया हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। सो हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है फॉर द एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उनके जो MD है डेट इज N भुवनेश्वरी उन्हें मिला है डिस्टिंग्विश फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स अवार्ड। Which Indian state became the first state to launch the tribal focused genome sequencing project? इसका आंसर बताया गया गुजरात। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए गुजरात ऐसा इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने ट्राइबल फोकस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट निकाला और इसे इम्प्लीमेंट करेगा गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। साथ ही उसने 2025 को डिक्लेयर किया है एज अ ट्राइबल प्राइड ईयर। और ये सब क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अब इस साल हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा जो अब ट्राइबल लीडर थे। और यहाँ पे ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट का एम है कि अब ट्राइबल कम्युनिटीज के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे काम करना और ये लिंक्ड है विद द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। साथ ही गुजरात की बात करें तो उसका कैपिटल है गांधीनगर, उसके बाद इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, देन उसका गवर्नर है आचार्य देवव्रत और इसके नेशनल पार्क है गिर और मराइन। The Co-op Kumbh 2025 inaugurated by the Union Minister Amit Shah aligns with which International Year of Cooperatives declared by the United Nations? इसका आंसर बताया गया 2025। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया,
देखिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर डेट इज को-ऑप-कुम इनॉग्रेट हुआ था और यहाँ पे उसे ऑर्गेनाइज किया था नेशनल फेडरेशन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ और ये अलाइन करता है विद द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पे इसका थीम था डिजिटलाइजिंग ड्रीम्स एम्पावरिंग कम्युनिटीज़, जहाँ पे उन्होंने दिल्ली डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किया था, डेट इज़ अ रोड मैप टू 2030, जहाँ बोला गया कि ये एक 5 साल का प्लान है जिसमें हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ को मॉडर्नाइज और डिजिटलाइज करेंगे और उसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी लॉन्च हुए हैं। जहाँ बोला गया कि एक सहकार डिजी पे लॉन्च हुआ जो एक कोऑपरेटिव बैंक्स का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और ये यहाँ पे उसके कस्टमर्स को रियल टाइम ट्रांजैक्शंस का सर्विस देगा। उसके साथ यहाँ पे सहकार डिजी लोन भी निकाला गया जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग सॉल्यूशन है जो यहाँ पे डेवलप किया है बाय द नेशनल फेडरेशन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और उसके बाद यहाँ पे और एक इनिशिएटिव है डेट इज़ 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर टाउन, जब बोला गया कि 2030 तक जिन सिटी की पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे एटलीस्ट एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तारीफ भी की गई जब बोला गया कि उनका NPA 2.8% से 0.06% हो गया। लास्ट में यहाँ पे नेशनल फेडरेशन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज़ की बात करें तो उसके प्रेसिडेंट है लक्ष्मी दास, देन उसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली और ये एस्टैब्लिश हुआ था इन 1977। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, सो फार रिपोर्ट 125, how many people live in areas where crop yields are declining due to the human induced land degradation? इसका आंसर बताया गया 1.7 बिलियन। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट लॉन्च किया और यहाँ पे वेन्यू था FAO का हेडक्वार्टर्स दैट इज रोम इटली और वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जो भी ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन है उन एरियाज में 1.7 बिलियन लोग रह रहे हैं। सत्या बोला गया कि यहाँ पे ग्लोबल जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसका प्राइमरी ड्राइवर एग्रीकल्चर है, यानी कि लोग एग्रीकल्चर के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। सत्या पे डिग्रेडेड क्रॉपलैंड की बात करें सो उसमें हमने अगर 10% रिस्टोर कर लिया तो हम 154 मिलियन एक्स्ट्रा लोगों को एनुअली फिट कर पाएंगे। साथ ही अगर हमने सारे अबेंडन क्रॉपलैंड को रिस्टोर कर लिया तो हम 292 टू 476 मिलियन लोगों को फीड कर पाएंगे। उसके बाद हमारा ग्लोबल क्रॉपलैंड एरिया इस साल 78 मिलियन हेक्टेयर से इंक्रीज हो गया। साथ ही हमारा परमानेंट मेड्यूज और पैस्चर्स भी 151 मिलियन हेक्टेयर से डिक्रीज हो गया। उसे बोला गया कि यहाँ पे नेट एग्रीकल्चर लैंड में 2% का डिक्लाइन है। साथ ही यहाँ पे ईल्ड लॉसेस अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, उसके बाद यहाँ पे हाई इनकम कंट्रीज और लास्ट में लो इनकम कंट्रीज। साथ ही बोला गया कि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन की वजह से एनुअली यहाँ पे 3.6 मिलियन हेक्टेयर्स अबेंडन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस रिपोर्ट में स्मॉल फार्मर्स का इंपॉर्टेंस बताया। यहाँ बोला गया कि यहाँ पे स्मॉल फार्मर्स यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है वो यहाँ पे ग्लोबल फार्म्स का 85% शेयर रखते हैं, लेकिन जो लार्ज फार्म्स होते हैं डेट इज़ मोर देन 1000 हेक्टर्स वो रिप्रेजेंट करते हैं 0.1% ऑफ फार्म्स, लेकिन ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड का वो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं 50%। सत्या बोला गया कि पूरे वर्ल्ड में 500 मिलियन स्मॉल फार्म होल्डर्स है और यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन डाइटरी एनर्जी में पूरे ग्लोब का 16% है। देन अभी पूरे ग्लोब का प्रोटीन इंटेक का उनका कंट्रीब्यूशन है 12% और अभी फैट का है 9%। और अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में ईस्टर्न और सदर्न रीजन सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन। लास्ट में यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो यहाँ पे हंगर को कॉम्बैट करने में और फूड सिक्योरिटी अचीव करने में काम करती है। नेक्स्ट उसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली और ये इस्टेब्लिश हुआ था इन 1945। क्लियर हो गया। EMRS across India will celebrate the जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा during which period in 2025? इसका आंसर बताया गया 1 to 15 नवंबर। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया, देखिए EMRS जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा यहाँ पे हो रहा है फ्रॉम 1 to 15 नवंबर
और इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो आता है अंडर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और आपको मैंने बताया था कि जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को, और इस साल भगवान बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी है, और इन्हें हम बोलते हैं धरती आबा, इट इज़ फादर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो यहाँ पे EMRS नेटवर्क को संभालता है। साथ ही यहाँ पे EMRS ट्राइबल चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन देता है। The NAFID, which is said to transform into the Global Infrastructure Bank, was established under an act passed in which year? इसका आंसर बताया गया 2021। अब यहाँ पे इस करंट अफेयर में क्या बोला गया? देखिए, यहाँ बोला गया कि इंडिया प्लान कर रहा है कि नाफिड को एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए। साथ यहाँ पे उसका नया नाम आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, और ये अलाइन करेगा विद द ग्लोबल पेयर्स लाइक द एशियन डेवलपमेंट बैंक और यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और अपन नाफिड की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और ये एस्टेब्लिश हुआ है अंडर द 2021 एक्ट। साथ ही बोला गया कि ये निकाला गया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया, जहाँ पे ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है, और ये क्लासिफाइड है एज द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द RBI एक्ट 1934। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक फर्स्ट इन कर्नाटकाज पोषण अभियान परफॉर्मेंस? इसका आंसर बताया गया मांड्या। सो कर्नाटका के पोषण अभियान परफॉर्मेंस में मांड्या ने फर्स्ट रैंक लाया है। सो ये था हमारा नाबार्ड ग्रेडेड प्रीलिम्स के लिए ESI और ARD का अवेयरनेस फॉर नवंबर 2025। आई होप कि इससे आपको नाबार्ड के लिए कॉन्फिडेंस आ गया होगा। लेकिन ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, इस वीडियो का PDF आपको हमारे ऐप और वेबसाइट के करंट अफेयर्स के पैकेज में मिलेगा, या फिर हमारे अफेयर्समैन RBI के यूट्यूब चैनल में आपको ज्वाइन बटन में RBI मंथली करंट अफेयर्स एनालिसिस का ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।